नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नरेश कुमार एडवोकेट। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। और इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं, नॉर्मल जो पब्लिक है उनको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया जो हमारी सर्वोच्चतम अदालत है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और आम आदमी के पास क्या अधिकार है। तो इससे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है और सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं और जिनके जो जजेस जो नियुक्त होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो जजेस नियुक्ति होती है वो किस तरीके से होती है। और अगर कोई जज को हटाना हो कोर्ट के अंदर से यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं अगर किसी कारण की वजह से उनको हटाना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, आम आदमी सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकता है, आम आदमी के पास क्या अधिकार है कि वो किस तरीके से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी याचिका डाल सके, और संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से आर्टिकल के तहत शक्तियां प्रदान की हैं। आज इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में समझाएंगे। आपको एक बिल्कुल क्लियरली मैं बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअल में होता क्या क्या है और उसकी पावर क्या है, ये सब बिल्कुल आसान भाषा में आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, वो सब आज इस वीडियो से आपकी दूर होने वाली है। अगर आप कानून और अपने अधिकारों के बारे में सही जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर देखें, जरूर शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो उनको भी काफी नॉलेज होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट जो है आपने बड़ी इमारत देखी होगी, टीवी पर देख सकते हैं या फिर आप अगर दिल्ली गए हो तो वहां पर भी आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखा होगा क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। यह देश की अंतिम अपील अदालत है क्योंकि इसके बाद आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इसकी जो स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वह है दिल्ली में है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो दिल्ली में है। और यहाँ ही से ही पूरे भारत में जो कानून लागू होते हैं यानी कि चीफ इंडिया जस्टिस जो है, जस्टिस ऑफ चीफ इंडिया जो है, उन्होंने जो भी वहां से अगर कोई जजमेंट दी, कोई ऑर्डर पास किया तो वह पूरे भारत में लागू होता है। तो इसीलिए ये देश की सर्वोच्चतम अदालत है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो मुख्य काम है कि वहां क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहला है संविधान की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये ध्यान में रखना होता है कि संविधान की हमेशा किसी भी चीज का उल्लंघन ना हो, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, हाई कोर्ट और अन्य कोर्ट के फैसलों की समीक्षा करना, ये सारे काम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर होते हैं। हाई कोर्ट में जितने भी डिसीजन दिए जाते हैं अगर किसी को अपील करनी है आगे तो वो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनका आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से आर्टिकल के तहत क्या पावर दी गई है। यानी भारत का जो संविधान है उसमें कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वह जस्टिस कर सके। संविधान के कौन से आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं संविधान के पार्ट 5 में दी गई हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो है उसका पार्ट 5 है, उसके अंदर ये सारी चीजें वर्णित हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आर्टिकल किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काम करेगा और क्या क्या काम करेगा। तो जो उसके प्रमुख आर्टिकल हैं जैसे कि आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और जजों से नियुक्ति का वर्णन आर्टिकल 124 में किया गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 131 यानी कि ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुडिक्शन, राज्य या फिर केंद्र सरकार से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और इसी तरीके से जो आर्टिकल है 132 से लेकर 134 ये अपील से संबंधित अधिकार देते हैं।
लोग जो अपील करते हैं उनके जो अधिकार हैं अपील से संबंधित वो इस आर्टिकल में वर्णित हैं। इसी तरीके से अनुच्छेद जो है आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटिशन यानी कि SLP जो हम दायर करते हैं उसका अधिकार जो है वो 136 में है। अनुच्छेद 137 रिव्यू पिटिशन यानी कोई भी पिटिशन को रिव्यू करने का अधिकार इसमें वर्णित है। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पूरे देश में बाध्यकारी होते हैं, यानी आर्टिकल 141 के तहत इसमें ये सारी चीजें वर्णित है कि पूरे देश में ये लागू होगा। आर्टिकल 142 जो है कंप्लीट जस्टिस करने की शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। इसी तरीके से जो आर्टिकल है 143 यानी कि राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, ये जो है आर्टिकल 143 में वर्णित है। और इसी तरीके से जो आर्टिकल 32 है वो मौलिक अधिकारों के लिए सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 जो है ये बहुत ही अहम है, आम आदमी को यह अधिकार देता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न मिला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, यानी कि जिन्होंने संविधान की रचना की उन्होंने आर्टिकल 32 को बहुत ही अहम माना, क्योंकि आम व्यक्ति जो रहता है उसको भी पावर दी गई है कि अगर उसके साथ कोई अन्याय हुआ है तो वह डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, जो शक्तियां हैं, सबसे पहला जो है ओरिजिनल जुडिक्शन यानी कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच जो भी विवाद होते हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सुनता है। यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार कभी भी इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो कहां पर सीधे सुनवाई होती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और उसके बाद है अपीलेट जुडिक्शन, हाई कोर्ट के जितने भी फैसले हैं उनके खिलाफ अगर अपील करनी होती है तो वह भी डायरेक्टली कहां पर जाती है? वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाती है। और इसी तरीके से रिट जुडिक्शन आर्टिकल 32 जो भी 5 तरह की जो रिट है जो जारी कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है, सबसे पहली जो रिट होती है वो है हैबियस कॉर्पस रिट। ये बहुत ही जरूरी है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं। मैंडमस, कैटेगरी और प्रोहिबिशन और क्वन वारंटो, ये 5 तरह की जो रिट है जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देती हैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आने का अधिकार देती हैं। साथ ही साथ हर नागरिक की जिम्मेदारी भी तय करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर नागरिक को किस तरीके से डायरेक्शन दे सकता है। उसी तरीके से एडवाइजरी पावर है जो आर्टिकल 143 में वर्णित है। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो कानूनी सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से राय मांग सकता है, किसी भी कानूनी सवाल के ऊपर राय मांग सकता है। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू, किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई भी कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है तो उसको असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है। आपने काफी बार सुना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये व्यक्ति बन चुके हैं, तो ये नियुक्ति किस तरीके से होती है और कौन से आर्टिकल के थ्रू ये नियुक्तियां की जाती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 124 के अनुसार जज की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि जो भी जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। लेकिन आजकल जो है वो कॉलिजम सिस्टम लागू है हमारे देश में। अब मैं बताता हूं कि कॉलिजम सिस्टम क्या है, यानी कि किस तरीके से ये किया जाता है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हमारे कानून के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं वह इसमें एक मेंबर होते हैं और उसके बाद 4 वरिष्ठतम जज होते हैं और राष्ट्रपति उनकी सिफारिश पर नियुक्तियां करता है। तो इसी तरीके से जो कॉलिजियम सिस्टम है उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम जो जज हैं वह राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, सिफारिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जजेस की नियुक्ति होती है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जज को अगर हटाना हो तो क्या प्रक्रिया होगी, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं। अगर किसी जज को हमें हटाना हो, उसके संवैधानिक पद से हटाना हो, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए पूरी
प्रॉपर प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाना होता है और उसके बाद कम से कम 100 लोकसभा के सदस्य हों और 50 राज्यसभा के सदस्यों का समर्थन बहुत जरूरी है। तो इतना आसान नहीं है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाना। उसके बाद एक जांच कमेटी बनेगी और फिर उसके बाद जो है दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। इतने सारे जो प्रक्रिया है ये प्रॉपर फॉलो करने के बाद ही किसी भी जज को हटाया जा सकता है। और उसके बाद जब ये बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेंगे और राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही किसी जज को हटाया जा सकता है, जिसको हम इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया थी जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किसी भी जज को अगर हटाना हो तो इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, जो इक्विवेलेंट पावर है, वो क्या है। राष्ट्रपति भी अपने सर्वोच्च हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी सर्वोच्च है। तो दोनों के पास क्या इक्विवेलेंट पावर है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, यानी पूरे देश में जो कार्य हो रहे हैं उनके प्रमुख माने जाएंगे। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं वह न्यायपालिका के प्रमुख हैं। तो ये दोनों ही अपने अपने एरिया में प्रमुख हैं। और राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 72 के तहत माफी दे सकता है। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा फांसी की सजा माफ कर दी गई। तो ये जो है आर्टिकल 72 उनको अधिकार देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके आदेश की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। तो दोनों की जो शक्तियां हैं वह अलग अलग हैं। और इसी तरीके से राष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हैं दोनों एक इक्विवेलेंट पावर रखते हैं और एक दूसरे से राय मांग सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हम बात करने वाले हैं कि आम आदमी सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकता है। क्योंकि आम आदमी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट तक तो चला जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आम आदमी बहुत कम पहुंच पाते हैं, लेकिन उनके पास भी अधिकार है। आज इसको हम बात करेंगे क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आर्टिकल 32। जो मैंने आपको बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी बोला था कि यह एक आत्मा की तरह है, ये रीढ़ की हड्डी है। अगर आपका मौलिक अधिकार छिन गया है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ये एक आम आदमी को अधिकार देता है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटी है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकता है। और SLP यानी कि आर्टिकल 136 में पावर है। हाई कोर्ट के जितने भी जो फैसले हैं, जो स्पेशल लीव पिटिशंस हैं, वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। हाई कोर्ट के जितने भी समीक्षा होती है, जितने भी फैसले होते हैं, अगर कोई भी पक्ष उससे संतुष्ट नहीं है तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उसके बाद होती है PIL यानी पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट, यानी कि जनहित के जो मामले हैं वह जो याचिका है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती हैं। तो ये एक आम आदमी के पास पावर होती है कि इसके तहत वह डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल 32 जो है वह विशेष महत्व रखता है हमारे संविधान में, क्योंकि सारे काम छोड़कर आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाता है तो सबसे पहले सुनवाई होती है, सबसे पहले सुना जाता है, हाँ जी बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है। आज के समय में आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना बहुत ही आसान हो चुका है, संभव हो चुका है, क्योंकि आम आदमी को अपने अधिकारों के बारे में पता है और किस तरीके से एडवोकेट्स के थ्रू वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। तो हाई कोर्ट में कौन कौन सी रिट लगाई जा सकती हैं, हाई कोर्ट के पास जो पावर है कि कौन कौन सी वहां पर रिट लगाई जा सकती हैं। हाई कोर्ट ऑफ जो इंडिया है, हमारे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जितने भी हैं के पास आर्टिकल 226 के तहत रिट लगाई जा सकती है। अब मैं बात कर रहा हूं आपको हाई कोर्ट की, जो आर्टिकल जो है 226, इसी तरीके से जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है। दोनों में ये फर्क है, इसीलिए आर्टिकल 32 केवल मौलिक अधिकारों की बात करता है, यानी कि अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसी तरीके से आर्टिकल 226 जो है वो मौलिक अधिकार प्लस आपके जो कानूनी अधिकार हैं उन सब के तहत आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए कई बार पहले हाई कोर्ट जाना बेहतर होता है, क्योंकि
अगर कोई भी आपको दिक्कत हुई है तो सबसे पहले आपके मौलिक अधिकार आर्टिकल 226 में पहले हाई कोर्ट जाइए। अगर वहां से भी कोई प्रॉब्लम होती है और वहां से भी अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई संतुष्टि नहीं होती है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने सारे महत्वपूर्ण हिस्से आपको बताए और आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर कानून से जुड़ी ऐसी ही आसान भाषा में सारी जानकारियां लेकर आते हैं जो बिल्कुल आसान भाषा में होती हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर अभी भी आपके दिमाग में, माइंड में कोई क्वेश्चन है कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो डायरेक्टली कमेंट कीजिए और डायरेक्टली आप हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अपने केस के, कि अपने जो आपका केस हो सकता है उसके सिलसिले में। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अनदर लॉ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।